आगे बढ़ते हैं जी। आगे लिखा हुआ है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज, यानी कि अश्योरेंस सर्विसेज के जो है ना वो कितने बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेनिफिट इसमें आ रहा है फॉर शेयर होल्डर्स, यानी अश्योरेंस एंगेजमेंट के शेयर होल्डर्स के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास जनाब लिखा हुआ है कि मिस स्टेटमेंट्स इन दी एफ एस आइदर बाय फ्रॉड और एरर आर आइडेंटिफाइड। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एरर और फ्रॉड का क्या मतलब है। एरर जो है ना वो आपसे गलती से हो जाता है, और फ्रॉड जो है ना वो आप करते हो जानबूझ के, सीधी बात है। जब आप ये आया था 240 फ्रॉड पढ़ेंगे तो, या आपने पढ़ लिया होगा तो आपको जो है ना उसका बेहतर आइडिया हो गया होगा। अच्छा, शेयर होल्डर के लिए क्या फ़ायदा होता है। बोलता है भाई शेयर होल्डर यानी जो अल्टीमेट मालिक हैं, अल्टीमेट जो है ना वो ओनर है कंपनी के, उनको क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि भाई एफएस में कहाँ कहाँ मिस स्टेटमेंट है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब ऑडिटर अपॉइंट होता है, ऑडिटर जो है ना वो गलतियाँ निकालता है, तो वो गलतियाँ ऑब्वियसली शेयर होल्डर के सामने आती हैं। शेयर होल्डर को पता चलता है कि भाई कि कोई अगर मिस स्टेटमेंट है कंपनी के अंदर तो वो कहाँ कहाँ है, और अगर वो मिस स्टेटमेंट तो वो एरर की वजह से हुई है, कोई गलती हो गई है, या कोई फ्रॉड हुआ है मैनेजमेंट से। ठीक है। सेकंड सेकंड में कहता है कि इन केस ऑफ सेल ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल। भाई एक बंदा है, ठीक है ना, वो एलन मस्क के आपके बिजनेस को खरीदना चाह रहा है। अब एलन मस्क जानी ने बोला भाई कि इस बिजनेस को जो है ना मैंने खरीदना है, लेकिन क्या ये बिजनेस जो है ना, चाहे कि जो नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं 10 लाख का या 10 मिलियन का, क्या ये वाकई 10 लाख है या 10 मिलियन है, जो भी है। तो एलन मस्क ने कहा भाई मैं तो नहीं मानता, ठीक है ना, आप एक काम करो, इसका जो है ना वो ऑडिट करवा के लाओ। ठीक है ना। अब आप गए ऑडिटर के पास, आपने बोला भाई एलन मस्क ने मेरी कंपनी को खरीदना है, आप जो है ना उसका ऑडिट करो। तो जब आपने ऑडिट करा, आपने माशाल्लाह से जो है ना वो क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे दिया कि हाँ यार ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बिल्कुल सही है, कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है, कंपनी जो है ना वो बड़ी अच्छी है, यहाँ कोई मसले नहीं है। तो एलन मस्क क्या करेगा, आपकी कंपनी को खरीद लेगा। ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि जो, या इन उसके जो इन्वेस्टर था जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता था, या जो बंदा आपकी कंपनी को खरीदना चाहता था, तो वो अब आपके एफएस पे भरोसा करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है ऑडिट करवाने से। ठीक है ना। तो शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा हुआ, जो अल्टीमेट मालिक थे, पुराने मालिक, उनको फ़ायदा ये हुआ कि जब उन्होंने अपने बिजनेस को नए वाले मालिकों के पास भेजा ना, जब बेचा उसको, तो वो उसने उसको फ़ौरन एक्वायर कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि वो उसके जो एफएस थे वो ऑडिट हुए हुए थे। ठीक है ना। तो शेयर होल्डर को फ़ायदा हुआ। नंबर दो ने पढ़ लिया, इन केस ऑफ सेल ऑफ परचेजेस एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है ना। असिस्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लोन बाय बैंक। ठीक है ना। अब शेयर होल्डर जो है ना वो गए, उनको ज़रूरत पड़ी लोन की, वो गए भाई लेट से मीज़ान बैंक के पास। ठीक है ना। मीज़ान बैंक को बोला कि यार हमें लोन चाहिए। ठीक है ना। मीज़ान बैंक ने बोला ठीक है यार, हम आपको लोन दे देंगे, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन यार ज़रा आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने एफएस का ऑडिट करवाया हुआ है। ठीक है ना। बोलेगा नहीं, बोलेगा भाई ऑडिट करवाओ ताकि हमें पता चले कि भाई आपकी कंपनी जो है ना वो कितना कमाती है साल में, आपका टर्नओवर कितना है, और आपके पास कितना पैसा आता है, क्या आपकी कंपनी लोन देने के, लोन पे करने के काबिल भी है या नहीं है। तो ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर के पास आएंगे लोग, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोलेंगे भाई आप हमारी कंपनी का ऑडिट कर दो ताकि हमें बैंक से लोन लेने में आसानी हो। तो शेयर होल्डर के लिए फ़ायदा हुआ। सबसे पहले क्या हमने बोला कि मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर निकालेगा वो पहचान में आ जाएंगी। नंबर दो हमने क्या बोला कि अगर आप अपने बिजनेस की खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हो तो फ़ायदेमंद है। नंबर तीन मैंने क्या कहा कि जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। फॉर डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, अब जो डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट हैं जो बिजनेस को रन करते हैं उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, वो बोलते हैं जनाब कि सबसे पहले क्या बोलते हैं कि डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एंटिटी आर आइडेंटिफाइड। ठीक है ना। अब इंटरनल कंट्रोल में कोई मसली है, ठीक है ना, उसमें कोई मसले वसले नज़र आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर जो है ना वो बता देगा कि भाई आपके ये वाला कंट्रोल जो है ना वो वीक चल रहा है। ठीक है ना, आप ज़रा इसको संभाल लो। नंबर दो, ऑर्डर कंफर्म दैट द मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, यानी ऑर्डर ये भी कंफर्म कर देगा कि मैनेजमेंट अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है या नहीं, वो जो उसको लॉ ने कहा है वो जो उसको लॉ ने नहीं भी कहा, दोनों जिम्मेदारी। ठीक है ना। इसी के आगे जो है ना वो समय डायग्राम बनी हुई है। ठीक है ना, कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है। Assurance engagement is an engagement in which a practitioner obtains evidence about evaluation of a subject matter against a suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of the intended user। सर पे से गुजर जाएगी पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, एक गो में अगर हम पढ़ेंगे, हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इंशाल्लाह याद भी कर लेना। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना वो आपको ऊपर ये नहीं बताया ना कि इसमें से याद क्या करना है। देखो ये बेनिफिट्स जो है ना अश्योरेंस सर्विसेज के, ये आपने करने हैं प्रॉपर याद, क्योंकि किसी भी टाइम उसने पूछ लिया बताओ भाई जनाब ऑडिट करवाने के क्या फ़ायदे हैं शेयर होल्डर्स को या मैनेजमेंट को, या ऑडिट करवाने के जो है ना वो क्या फ़ायदे हो सकते हैं,
आप ओवरऑल बता दो, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं भी किया तो ये सीधे सीधे 3-4 मार्क्स आप लूज़ कर दोगे, तो आपने ये याद करना है, बेहतर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। वो कहता है जनाब ये एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, ये प्रैक्टिशनर है, आप इसको ऑर्डर कह लो, सही है, ये ऑल्टर है, ठीक है ना, ये एविडेंस ऑब्टेन करता है, ठीक है ना, अबाउट एवेल्यूएशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैटर वो जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, आप ऑडिट किसका करते हो, आप एफएस का ऑडिट करते हो। सब्जेक्ट मैटर कुछ भी होता है ना आपका, आपके कैश फ्लो फोरकास्ट भी जो है ना वो आपका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। अगेंस्ट अ सूटेबल क्राइटेरिया, किसी सूटेबल क्राइटेरिया के तहत आप उसको एवेल्यूएट करते हो। जैसे अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो आपके सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई आईएफआरएस होगा आपका सूटेबल क्राइटेरिया, ठीक है ना, कि इसके मुताबिक बने हैं या नहीं बने हैं। एंड एक्सप्रेसेस इज कंक्लूजन टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर, ठीक है ना। और वो एंड में अपना कॉन्क्लूजन पेश करता है कि भाई क्या कंपनी जो है ना वो सही परफॉर्म कर रही है अपने ऑपरेशन या नहीं कर रही, ठीक है ना। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंटेंडेड यूजर्स का। इंटेंडेड यूजर कौन, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं या वो लोग जो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यार हाँ यार कंपनी जो है ना वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट डेफिनेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि प्रैक्टिशनर जो है ना वो एविडेंस ऑब्टेन करता है एक सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट, ठीक है ना, और सब्जेक्ट मैटर पे एविडेंस ऑब्टेन करता है और सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट वो ऑडिट करता है ताकि वो अपना कंक्लूजन दे सके। तो हमने क्या पढ़ी, 5 चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना, ये हमने 5 चीज़ें पढ़ी। अब इसी 5 चीज़ों से जो है ना वो हमारे पास नेक्स्ट सब टॉपिक आ रहा है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट का, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में कहता है कि एवरी एश्योरेंस एंगेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना। देखो यहाँ हमने जो है ना वो 5 चीज़ें पढ़ी हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसी से जो है ना वो हमारा बनेगा एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। हमने बोला भाई एक अदर प्रैक्टिशनर होता है, हमने बोला भाई वो कोई ना कोई एविडेंस ऑब्टेन करता है, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर करता है, किसी चीज़ के तहत करता है, ठीक है। और पांचवा हमने क्या बोला, किसी यूज़र के लिए करता है, ठीक है ना। मोर लेस इसी चीज़ से जो है ना वो हमारे पास 5 चीज़ें बन रही होंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आओ थ्री पार्टी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। थ्री पार्टी रिलेशनशिप के अंदर आपसे कहता है जनाब कि इंटेंडेड यूजर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और हमारे पास क्या है, प्रैक्टिशनर, 3 लोग होते हैं, ठीक है। थ्री पार्टी रिलेशनशिप में कौन कौन होता है, एक होता है इंटेंडेड यूजर, एक होता है प्रैक्टिशनर, एक होती है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इंटेंडेड यूजर कौन होते हैं, इंटेंडेड यूजर वो होता है कि यार जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हों या तो कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट रखते हो। पार्टीज हु रिक्वायर सब्जेक्ट मैटर एंड इंश्योरेंस रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स, बैंकर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। या या इंटेंडेड यूजर वो भी हो सकता है कि जो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हो। इंटेंडेड यूजर वो भी होता है जो उस कंपनी को लोन देना चाह रहा हो, ठीक है ना। इंटेंडेड यूजर जो है ना वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी हो जाते हैं ताकि उनको पता चले उनकी उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है ना। और कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन, मैनेजमेंट, जो एफएस बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो इसमें आ रही है हमारे पास प्रैक्टिशनर, ठीक है, द प्रोफेशनल हु वेरीफाइज द सब्जेक्ट मैटर एंड प्रोवाइड्स अश्योरेंस, जैसा कि ऑडिटर। तो 3 लोगों के आपस का दरमियान का रिश्ता है थ्री पार्टी रिलेशनशिप में, ऑडिटर है, मैनेजमेंट है, और तीसरा कौन है भाई, तीसरा कौन है, ऑडिटर है, मैनेजमेंट है और इंटेंडेड यूजर है, ठीक है ना। इंटेंडेड यूजर है हमारे पास। ओके, फिर आ जाओ सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मैटर में मैंने आपको क्या बोला कि भाई एफएस, एफएस होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से इन्फॉर्मेशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब देखो यहाँ पे एफएस क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अश्योरेंस जो है ना वो आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ जो है ना वो ऑडिट पे ही दो, ठीक है ना। अश्योरेंस जो है ना वो आप कैश फ्लो फोरकास्ट भी दे सकते हो। तो जो भी चीज़ वो बनाएगी मैनेजमेंट जिसके ऊपर ऑडिटर कोई भी ओपिनियन दे रहा है वो कहलाती है सब्जेक्ट मैटर। जो कुछ मैनेजमेंट ने बना के आपको पेश किया कि यार इसको चेक करो, वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इज टू बी वेरीफाइड बाय द प्रैक्टिशनर, ठीक है ना। और वो प्रैक्टिशनर वेरीफाई करेगा, यानी कि ऑडिटर वेरीफाई करेगा किस चीज़ को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक हो गया। आज सूटेबल क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया जिसके तहत आप ऑडिट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा आईएफआरएस क्राइटेरिया मींस फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क जनरल पर्पस भी होता है या स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। और सूटेबल इसको इसलिए कहते हैं कि आपकी जो ज़रूरत है ना उसके तहत आप इसको सिलेक्ट करो, इट मस्ट बी सिलेक्टेड एज पर नीड, ठीक हो गया। इसके बाद कहता है कि भाई मैनेजमेंट सेलेक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। क्या क्या भाई फैक्टर्स कंसिडर करती है मैनेजमेंट के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना सिलेक्ट करने से पहले कि हम इसके तहत अपने एफएस बनाए या नहीं बनाए। वो क्या होता है भाई, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनडीटी के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एफएस पे डिपेंड करता है, पर्पस क्या है भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, आपको लोन लेने के लिए जो है ना वो एफएस बना रहे हो,
या जो है ना वो आपसे टैक्स अथॉरिटीज ने डिमांड की भाई आप एफ बना के दो, ठीक है ना। उसके बाद कहता है भाई द ऑडिटर एट द इंसेप्शन ऑफ ऑडिट इंश्योर दैट एफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। ये चीज़ जो है ना वो आपने आया 210 में पढ़ ली होगी या पढ़ेंगे कि ऑडिटर सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले जो है ना वो इस चीज़ का तयन करता है कि आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है ना। नहीं बने हो तो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है ना। और विड्रॉ एक केस में नहीं कर सकता जब उसको लॉ ने मना कर रहा हो कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वरना वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। If financial statement is financial reporting framework is not appropriate, the auditor will request the management to change it before initiating the audit। बोलेगा चेंज कर लो, मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो विड्रॉ कर लेगा, अनलेस कि उसको लॉ ने मना किया हो। इफ मैनेजमेंट डज नॉट एग्री दैट टू द चेंज, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, ठीक है ना। इसके आगे आप लिख सकते हो कि अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक हो गया, ओके। सेकंड लास्ट चीज़ हमारे पास में आ रही है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? सबूत, ठीक है ना। सबूत क्या है भाई? एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन स्लैश ओपिनियंस। ये कहता है भाई कि एविडेंस कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर को मिलती है, सबूत मिलता है, जाहिर सी बात सबूत मिलता है जब भी तो वो अपने जो है ना वो नतीजे पे पहुंचता है कि वो जज नहीं बोलता कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम अदालत ने ये फैसला किया है कि इस शख्स को फांसी होगी या नहीं होगी। तो जज भी जो है ना वो क्या करता है कि सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, वो क्या करता है, फैसला लेता है। इसी तरह ऑडिटर भी जो है ना वो बोलता है कि तमाम एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए हम ये ओपिनियन देना चाहते हैं कि एफएस बहुत अच्छी हैं या बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि भाई एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। और एविडेंस जो है ना वो आपका सफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी काफ़ी होना चाहिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक, और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी सही भी मतलब तरीके का होना चाहिए एविडेंस, ठीक है ना। वो ऐसा 500 में पूरी डिटेल हम कवर करेंगे दोबारा से इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारी इसमें आती है रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है ना। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट में आपसे कहता है कि इट इज़ अ रिपोर्ट रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज पर आइजा और एज पर लोकल लॉज। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट होती है, ऑडिटर एंड में करता क्या है, ऑडिट करने के बाद पूरी कंपनी का जो है ना वो एक ऑडिट रिपोर्ट देता है, जैसे हम कहते हैं रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट में क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होती है, एज पर आइजा या लोकल लॉ के मुताबिक होती है, जिसमें क्या आता है, कंक्लूजन ऑफ प्रैक्टिशनर आता है, जिसमें प्रैक्टिशनर अपना कंक्लूजन देता है कि यार मैंने पूरे साल या पूरे 6 महीने इस कंपनी का ऑडिट किया है, ठीक है, और मैंने इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ऑडिट किया है, और जो है ना वो इस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है ना वो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैंने जो है ना सारे एविडेंस ऑब्टेन करे, मैंने जो है ना वो एज़ पर लोकल लॉस जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फॉलो किया, और उसके बाद मैं नतीजे पे पहुँचता हूँ कि एफ एस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है ना। अगर अनमोडिफाइड रिपोर्ट है तो ऑडिटर ये लिख के देता है एंड में, ठीक है ना। स्पेस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर टू इंटरनेट यूज़र। उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट साइन करके दे देता है और फिर वो उनके इंटरनेट यूज़र तक चली जाती है, ठीक है ना। आगे लिखता है जनाब कि आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर ड्रॉ हिज कंक्लूजन वेदर द एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट, ठीक है। द रिपोर्ट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स नॉट मैनेजमेंट। अभी डायरेक्ट शेयर होल्डर्स के हाथ में आती है, मैनेजमेंट के पास नहीं आती, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि ऑडिटर रिपोर्ट हैज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर सर्कमस्टांसेस इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। और कहता है कि जनाब इफ़ दी एफ एस आर नॉट प्रिपेयर्ड, ऑर्डर क्या करेगा, मैं मॉडिफाई कर देगा, अमेंड कर देगा ऑडिट रिपोर्ट को, कि अगर आपके एफ एस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं बने, ठीक है ना। इसके जो है ना, हाँ ये वाला पॉइंट भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद कहता है कि द रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड फॉर इन मटीरियल मिसअसेसमेंट, इंस्टीड रिपोर्ट इज मॉडिफाइड फॉर द मटीरियल एंड परवेजिव मिसअसेसमेंट्स ओनली। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है ना वो आपने ये चीज़ बखूबी पढ़ी हुई है कि ऑडिटर कभी भी अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई जो है ना कभी भी जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं करता, इन मटीरियल मिसअसेसमेंट्स के लिए नहीं करता, हमेशा जो है ना वो बड़ी चीज़ों के लिए मॉडिफाई करता है। कोई अगर मटीरियल इफेक्ट आ रहा है, कोई परवेजिव इफेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा, कभी भी जो है ना वो छोटी मोटी मिस्टेक्स के लिए अपने ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो इस हिस्से में जो है ना वो हमने क्या डिस्कशन की है, हमने शुरू किया अश्योरेंस एंगेजमेंट से। अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन उसने कभी भी जो है ना वो आज तक आईकेपी एग्जाम में नहीं पूछी है, वो पूछे कभी नहीं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ें, लेकिन 1 से 1.5 नंबर के लिए पूछ सकता है। तो आपने जो है ना वो इसको भी कर लेना है याद। और ये जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं, एक 3 पार्टी सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, और सूटेबल क्राइटेरिया पढ़ लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो हमने यहाँ से अलग की चीज़ें पढ़ी है ना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है और वो कैसा होना चाहिए, यहाँ तक ये जो है ना वो इसके अंदर फॉल नहीं करता, सूटेबल क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करता। तो आपने सूटेबल क्राइटेरिया में ये वाली बातें नहीं लिखनी है जाके, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, सही है ना। इसके बाद आप अगर नीचे आओ तो एविडेंस और रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, ये भी जो है ना वो आपने एज इट इज़ लिखना होगा, आपने रिप्रोड्यूस करना होगा। क्योंकि मुझे याद है मेरी जो पहली अटैम्प्ट थी, फर्स्ट अटैम्प्ट थी,
वो थी ऑटम 2020 में। ऑटम 2020 में आप देखो तो 5 नंबर का सवाल आया था एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट पे, ठीक है ना। तो वो ये सवाल था, डिटो सवाल। ओके, तो लेक्चर के हिस्से में हमने जो है ना वो ये डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह फिर अगले हिस्से में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।